इंग्लिश बेसिक पार्ट 1 करके मैंने वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कोई वॉइस एक्टिव है और कोई वॉइस पैसिव है। ठीक है, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और काफी बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं। पहले आपको बता दें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए जो इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही जाकर आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कि अमन हैज बाउट अ बैग फॉर संध्या। ठीक है, अब सोचिए पिछले क्लास में आपको बताया था एक चीज कि हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं कि कोई वॉइस एक्टिव है और या कोई वॉइस पैसिव है। ठीक है, तो आप जरा मुझे पहला सेंटेंस देख के बताइए कि वो सेंटेंस जो लिख रखा है मैंने, क्या वो एक्टिव है या वो पैसिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप करते क्या है, देखिए जब भी आपको कोई भी सेंटेंस में ढूंढना है कि वो एक्टिव है और पैसिव है तो आपको करना क्या पड़ता है, आप सबसे पहले वर्ब देखिए कि वर्ब कहां पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस में हैज बाउट आपका वर्ब है, सेकंड सेंटेंस में आपका प्लेज आपका वर्ब है, थर्ड सेंटेंस देखिएगा, थर्ड सेंटेंस में कौन सा वर्ब आपका बाउट यहाँ ही वर्ब है। ठीक है, लव्स यहाँ वर्ब है फोर्थ सेंटेंस में, पूजा इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली आपका इज कमिंग वर्ब हो गया, माई वॉच हैज बीन स्टोलन यहाँ पे आपका हैज बीन स्टोलन आपका वर्ब है, अ बैग वाज बाउट बाय सुनील यहाँ पे आपका क्या है वाज बाउट आपका वर्ब है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये इस जो 7 सेंटेंस मैंने लिखा है, 7 सेंटेंस में कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल क्लियर मैंने करके बता दिया था कि कैसे कोई सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस पहचानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था आपको कि मेरे भाई अगर पैसिव है तो वो बी की फॉर्म प्लस V3 में हो, बी की फॉर्म प्लस V3 होगा तब भी वो क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, और उसमें भी आपको बताए थे कि ये बी की फॉर्म क्या आते, तो बी की फॉर्म में ये 7 वर्ड आते हैं, इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन। ठीक है, ये 7 वर्ड क्या कहलाते हैं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पैसिव वॉइस, पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस को, अमन हैज बाउट अ बैग फॉर संध्या। क्या ये सेंटेंस एक्टिव है या ये सेंटेंस पैसिव है? तो आप सोचिए, हमने एक और चीज बताया था कि एक सेंटेंस में V2 कैसे बताते हैं और V3 कैसे बताते हैं। ठीक है, तो मैं पूछूं कि ये V2 है V3 है। ठीक है, तो आपको बताया था। ठीक है, आप अगर वीडियो नहीं देखे तो आप जाके एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अमन हैज बाउट अ बैग फॉर प्रिया, बाउट आपका V2 होगा या V3 होगा, तो बाउट V3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बाय मतलब होता है खरीदना, बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है बाउट, और बाय का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है बाउट ही होता है। लेकिन यहां पे ये V2 है या V3, तो आपको मैंने बताया था कि जो V2 होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है और V3 होगा तो हेल्पिंग वर्ब कंफर्म आएगा। तो अब देखिए इसके पहले हैज लग रखा है, तो हैज है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो मतलब क्या है ये V3 है। तो ये V3 तो है, लेकिन क्या ये B की फॉर्म है? इनमें से कोई वर्ब है? पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए B की फॉर्म प्लस V3 होना चाहिए। क्या इनमें से कोई वर्ब आया है? इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन। अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब होता और उसके बाद V3 होता तो उसे बोलते हैं हम ये पैसिव है। तो चूंकि ये B की फॉर्म प्लस V3 नहीं है, ये पैसिव नहीं है, मतलब ये क्या है, ये सेंटेंस क्या आपका एक्टिव है। ठीक है, उसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, कमलेश प्लेस क्रिकेट। यहाँ पे प्लेस क्या होता है, प्लेस आपको बताए थे ये सिमिलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। ठीक है, V1 का, या फिर इसको V5 भी बोलते हैं। तो अब देखिए क्या यहाँ पे B की फॉर्म है, क्या यहाँ पे V3 है, ना तो B की फॉर्म है और ना ही V3 है, तो इसे क्या हम पैसिव बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। खुशी बाउट अ गिफ्ट फॉर मी। ठीक है, अब सोचिए क्या यहाँ पे ये पैसिव होगा? अभी हमने आपको बताया था, देखिए बाउट एक वर्ब होता है, बाउट आपका V2 भी है, बाउट आपका V3 भी है। इस सेंटेंस में बाउट क्या है,
इस सेंटेंस में बाउट बिना हेल्पिंग वर्ब का है। अगर सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब V2 आ रहा है बाउट, तो इसका मतलब कहेंगे क्या इसको कि ये आपका V2 होगा। ठीक है, अगर ये V3 होता तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता। तो सोच लो, खुद ही सोच लो, अगर ये V2 है मतलब कहने का मतलब है कि बी की फॉर्म प्लस V3 यहाँ पे नहीं है। जब नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है नेहा लव्स कुणाल। यहाँ भी आपको लव्स लिखा हुआ है, तो लव्स क्या होता है V5 होता है। यहाँ बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं है तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। पूजा इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। इज आपकी बी की फॉर्म में आता है, हाँ बी की फॉर्म में आता है, लेकिन क्या कमिंग V3 है? नहीं, कम होता है V1, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, उसका थर्ड फॉर्म भी होता है कम, और जो ING फॉर्म होता है इसको हम V4 बोलते हैं। तो रियल में बी की फॉर्म तो है लेकिन V3 नहीं है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका पैसिव नहीं होगा, एक्टिव ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं माई वॉच हैज बीन स्टोलन। तो स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब होता है चुराना। स्टील का V2 होता है स्टोल और स्टील का V3 होता है स्टोलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोलन है मतलब कि V3 कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कुछ का V2 V3 बिल्कुल अलग अलग होता है, जैसे गो है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, उसके बाद उसका V3 गोन होता है। ठीक है, उससे पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैव की फॉर्म में हैज आया है, उसके बाद बीन आया है। तो बीन क्या बी की फॉर्म में आता है? हाँ बी की फॉर्म में आता है, मतलब यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और V3 भी है। तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस में V3 है, मतलब क्या हो गया ये बी की फॉर्म प्लस V3 क्या बोल देंगे सर? ये तो पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, सेंटेंस क्या होगा आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, अ बैग, नेक्स्ट सेंटेंस अ बैग वाज बाउट बाय सुनील। यहाँ पे देखिए मैंने बाउट 3 जगह यूज किया था, यहाँ बाउट है, यहाँ बाउट है, यहाँ बाउट है। ठीक है, तो बाउट यहाँ बताइए क्या ये V2 है या V3? तो बाउट जो है V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है। इससे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो ये V3 कंफर्म होगा, क्योंकि वाज एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या वाज बी की फॉर्म में आता है? हाँ वाज बी की फॉर्म में भी आता है, तो ये तो बी की फॉर्म हो गया प्लस में V3 है, तो बी की फॉर्म प्लस V3 मतलब ये क्या सा सेंटेंस हो गया? पैसिव हो गया। ठीक है, तो ये जो था ये रिकैप किसका था? ये फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसी का मैंने इसको आपको पढ़ाया। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि रियल में सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस पूछोगे फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि अमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे कमलेश सब्जेक्ट है, यहाँ पे खुशी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका पूजा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका माई वॉच है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका रियल में वॉच सब्जेक्ट है, माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इन सब चीजों को डिस्कशन और आगे करेंगे। अब बैग आपका क्या है? यहाँ पे बैग सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट तो है लेकिन थोड़ा सा हम लोग को हिंदी करने में प्रॉब्लम होता है। तो एक चीज समझ लीजिए कि सब्जेक्ट को आप हिंदी कैसे करोगे, इस चीज को आप देखिए। सब्जेक्ट जो होता है तो वॉइस है आपके पास एक्टिव है और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव तो आपको पहचानने के लिए बता दिए कि एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानेंगे। बी की फॉर्म प्लस V3 होगा तो पैसिव होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस है तो उस केस में सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो डूअर होता है। डूअर मतलब डू का मतलब होता है करना, डूअर मतलब काम करने वाला, मतलब वहां पे वो काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पैसिव में है तो वहां पे सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। रिसीवर मतलब उस पे काम हो रहा होगा, मतलब वो काम नहीं कर रहा बल्कि वो उस पे काम हो रहा होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अमन हैज बाउट अ बैग फॉर संध्या। अमन हैज बाउट अ बैग फॉर संध्या। तो क्या यहाँ पे जो अमन सब्जेक्ट है, क्या अमन को खरीदा गया है? क्योंकि बाय मैंने होता खरीदना, बाय का थर्ड फॉर्म है। तो क्या अमन को खरीदा गया या अमन ने कुछ खरीदा है? तो ध्यान दीजिए ये सेंटेंस एक्टिव का है, तो एक्टिव का है तो सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होगा, मतलब इस वर्ब को करने वाला ही कौन होगा? अमन होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा मतलब इसका डूअर है सब्जेक्ट। यहाँ पे कमलेश सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है मतलब कमलेश खेलेगा। यहाँ बाउट मतलब खरीदना, यहाँ मतलब कौन है सब्जेक्ट? खुशी है, तो यहाँ पे खुशी क्या करेगी? खेलेगी। ठीक है, सॉरी बाई का मतलब होता है खरीदना, बाउट है तो यहाँ पे खरीदने का काम कौन करेगा? खुशी करेगी। ठीक है, यहाँ लव्स है, नेहा लव्स, नेहा सब्जेक्ट है तो इसका डूअर कौन है? नेहा है। ठीक है, पूजा इज कमिंग आपका वर्ब है, एक्टिव है,
तो पूजा आ रही है, तो कौन आ रही है? पूजा आ रही होगी। ठीक है, सब्जेक्ट है। माई वॉच हैज बीन स्टोलन, आप इसको देखिए, ये आपको पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो क्या यहाँ पे स्टील मतलब होता है चुराना, तो क्या वॉच किसी को चुराया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इस पे ही काम हुआ होगा। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। एक मोटा मोटा आपको हिंदी करने आना चाहिए कि यहाँ पे काम कर रहा है, अगला उस पे काम, थोड़ी इसमें काम कर नहीं रहा बल्कि इस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन जो होगा इसमें क्या हो जाएगा आपका? माई वॉच सब्जेक्ट तो है, इसको सब्जेक्ट तो बोलेंगे, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो इसे हम बोलेंगे कि इस पे काम ये हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अ बैग वाज बाउट बाय सुनील, यही पैसिव है, तो इसमें भी क्या होगा आपका? अ बैग सब्जेक्ट है। अ बैग सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या बैग किसी को खरीदेगा? क्योंकि बाउट यहाँ पे लिखा हुआ, बाइक मतलब खरीदना होता है, तो क्या बैग किसी को खरीदेगा? नहीं, इस पे काम हो रहा होगा, मतलब बैग को खरीदा गया होगा किसी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? माई वॉच, मेरी जो वॉच है वो किसी को नहीं चुराई होगी, बल्कि मेरा वॉच चोरी हो गया होगा किसी के द्वारा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो आपका डूअर होता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? आपका रिसीवर होगा। ठीक है, चलिए एक टर्म और देखते हैं। रियल में सब्जेक्ट आप पहचानते होंगे काफी अच्छी तरह से। एक ऑब्जेक्ट, जो चीज मुझे बताना है वो बताना है ऑब्जेक्ट, कि रियल में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां से लड़के लोग का आता है कि सर ऑब्जेक्ट रियल में क्या है। तो लड़के लोग से अभी तक मैंने जब भी पूछा है तो एक जनरली रिप्लाई आता है कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ, पूछता हूँ कि बताओ इसमें वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो लड़कों लोग का क्या होता है, जो भी लास्ट में दिखाओ उस सबको बताते हैं सारा क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। देखो ऑब्जेक्ट आता लास्ट में जरूर है, क्योंकि सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हर लास्ट में आने वाला ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं। आप समझिए कि ऑब्जेक्ट का एक डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है उसको समझ लीजिए। देखिए, एक सेंटेंस में वर्ब जरूरी होता है, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। आप ऐसा कोई भी दुनिया में सेंटेंस नहीं लिख सकते जिसमें वर्ब नहीं होगा। वर्ब होगा ही होगा, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। और अगर वर्ब होगा तो फिर सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब को ही करने के लिए सब्जेक्ट आता है। ठीक है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है या सब्जेक्ट के लिए वर्ब, जैसे दोनों के बोल सकते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, सेंटेंस में नहीं भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट होता क्या? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो कंफर्म होगा ही होगा, और सब्जेक्ट वर्ब होगा तो यहाँ पे फिर कुछ काम हो रहे होंगे। याद रखना, ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब उसमें कुछ काम हो रहे होंगे, काम नहीं होंगे ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पे काम कर रहे होते हैं ना बाबू, उसे क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पे काम कर रहे होते हैं उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, ये डिफिनेशन है, यह डिफिनेशन लोग देते हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ के पढ़ना पड़ेगा कि इतना काफी नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है रियल में? ऑब्जेक्ट आपको वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है। व्हाट माने आप हिंदी में से वो क्या बोलते हैं, और हुम का मतलब होता है किसे। तो क्या या किसे का रिप्लाई जो देगा वही क्या होता है? रियल में ऑब्जेक्ट होता है, वरना ऑब्जेक्ट हो नहीं होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है अमन हैज बाउट अ बैग फॉर संध्या। अमन हैज बाउट अ बैग फॉर संध्या। तो अमन ने एक बैग खरीदा है संध्या के लिए। ठीक है, अमन हैज बाउट, अमन ने, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, इन दोनों ने मिलकर काम किया। अमन हैज बाउट, अमन ने खरीदा, किस, इन दोनों ने मिलकर किस पे काम किया? बैग पे काम किया, बैग को खरीदने का काम। ठीक है, बैग को खरीदने का काम किया। इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अमन हैज बाउट, अमन ने खरीदा। क्या खरीदा? पूछिए, अमन ने क्या खरीदा? व्हाट का रिप्लाई। अमन हैज बाउट व्हाट,
क्या खरीदा, तो आपको रिप्लाई मिलेगा बैग खरीदा। तो व्हाट का जो रिप्लाई आ रहा है ना वो वही क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, कमलेश प्लेस क्रिकेट। कमलेश प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे आपका प्लेस वर्ब है, कमलेश आपका सब्जेक्ट है, वॉइस एक्टिव है, मतलब कमलेश खेलता है। कमलेश खेलता है, पूछे कमलेश क्या खेलता है, यहाँ पे काम हो रहा है, दोनों ने मिलकर काम किया क्रिकेट खेलने का। ठीक है, पूछे कमलेश क्या खेलता है, क्या का रिप्लाई आ रहा है, हाँ क्रिकेट खेलता है, तो क्या का रिप्लाई आएगा, तो क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट होगा। खुशी बाउट अ गिफ्ट फॉर मी। खुशी ने बाई किया, बाउट किया, खुशी ने खरीदा, क्या खरीदा, खुशी बाउट व्हाट, क्या खरीदा, गिफ्ट। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेहा लव्स कुणाल। लव्स आपका वर्ब है और नेहा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नेहा लव्स व्हाट, क्या पसंद करती है, ऐसा कोई रिप्लाई है, ऐसा कोई रिप्लाई नहीं, व्हाट का रिप्लाई नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। लेकिन आप पूछिए नेहा लव्स हुम, किसे पसंद करती है नेहा, कुणाल, तो कुणाल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, पूजा इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। पूजा आ रही है, पूछे पूजा क्या आ रही है, ऐसा कोई रिप्लाई है, ऐसा कोई रिप्लाई सेंटेंस में नहीं दिख रहा है। पूजा किसे आ रही है, ऐसा कोई रिप्लाई, ना तो क्या का रिप्लाई मेरे पास है, ना तो किसे का रिप्लाई है, मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, काफी है, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो दो सेंटेंस ही पैसिव है। देखिए पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पैसिव में आपको क्या होगा, जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसी को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाते होते हैं। ठीक है, तो रियल में आपको पैसिव में ऑब्जेक्ट आपको उतना ढूंढना नहीं है, उतना हमको काम है भी नहीं है। तो आपको देखिए बहुत सारे सेंटेंस इसे कहने के मतलब, देखो एक सेंटेंस है कि कुणाल रीच्ड द स्टेशन। कुणाल रीच द स्टेशन, यहां देखिए रीच क्या होता है, वर्ब है, क्या रीच V2 है या V3 है, तो देखिए रीच V2 भी होता है, रिच्ड V2 भी होता है और रिच्ड V3 भी होता है। अगर रिच्ड V2 होगा, अगर ये V2 है तो इससे पहले हेल्पिंग नहीं होना चाहिए, अगर ये V3 है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए क्या ये V2 है या V3, ये कंफर्म V2 है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, कुणाल क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। अच्छा ये वॉइस एक्टिव है या पैसिव है, तो पैसिव होने के लिए चाहिए बी की फॉर्म प्लस V3, ना तो इसमें बी की फॉर्म है और ना तो इसमें V3 है, तो इसे बोलेंगे कैसा है सेंटेंस, एक्टिव है। अच्छा कुणाल रिच्ड, कुणाल पहुंचा, पूछो क्या पहुंचा, ऐसा कोई रिप्लाई है यहाँ पे, कुणाल किसे पहुंचा, किसे का भी कोई रिप्लाई नहीं है, ना तो क्या का रिप्लाई है ना तो किसे का रिप्लाई है। फिर पूछिए कुणाल कहां पहुंचा, तो कुणाल पता चलेगा कुणाल कहां पहुंचा, स्टेशन पहुंचा। तो यहां पे रियल में क्या या किसे का रिप्लाई नहीं है, किसका रिप्लाई आ रहा है, कहां मतलब वेयर का रिप्लाई आ रहा है, तो वेयर का रिप्लाई आ रहा है, तो वेयर का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या स्टेशन आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। लड़कन को क्या होता है कि सेंटेंस वर्ब के बगल में जो भी दिखा उसे क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट है सर, ऐसा नहीं है भाई। देखो आपको समझना है ऑब्जेक्ट वही होगा जिसमें व्हाट या होम का रिप्लाई देगा और एक काम हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे कहने का मतलब है मैं लिख दूं कि आसिफ इज अ टीचर, आसिफ एक टीचर है, तो यहाँ पे इज वर्ब है, आसिफ आपका सब्जेक्ट है। तो लड़कन लोग बोलता है सर यहाँ पे तो रिप्लाई है सर, आसिफ क्या है, तो आसिफ टीचर है, क्या का रिप्लाई है सर, टीचर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भाई व्हाट का रिप्लाई है जरूर, लेकिन क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। आसिफ कौन सा काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक हम स्टैटिक वर्ब यूज किए हुए हैं, बी की फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। याद रखना ऑब्जेक्ट आने के लिए काम भी होना चाहिए, जैसे खेलना, जाना, सोना, ठीक है, खाना, कुछ भी काम होगा और उसके बाद व्हाट या होम का रिप्लाई आएगा, तब आ जाकर ऑब्जेक्ट आएगा। इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा।
चलिए एक पॉइंट और देखते हैं। एक वर्ड होता है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट एक वर्ड होता है, इसको आप समझेंगे, ये भी ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट है। बेसिक में होता क्या है ना, आप पहले बताइए मुझे ये प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो मेरे भाई, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलेशन बताते हैं, रिलेट करने वाले। जैसे आपने सुना होगा कि अमन इज कमिंग, अमन आ रहा है। बोलो कहाँ से आ रहा है? पटना से आ रहा है। तो आपको पटना से उसको रिलेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा, फ्रॉम। तो फ्रॉम क्या है? वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन रियल में करता क्या है? किसी नॉन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ रिलेट करता है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ क्या कर रहा होता है? रिलेट करता है। ठीक है, तो आई थिंक आप इंग्लिश में इस जानते होंगे, फ्रॉम है, विथ है, ऑफ है, एट, इन, बाय, ठीक है, बिसाइड, बिसाइड्स, और ये बहुत सारे वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। ओन है ना, बहुत सारे वर्ड है, अपॉन है, इनसाइड है, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। फोर है आपका, सिंस है, फोर है, ये सारे क्या होते हैं? सारे आपके प्रीपोजिशन है। तो इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन, इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद एक नाउन या एक प्रोनाउन कंफर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रीपोजिशन लिख के छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं लिख सकते हो कि अमन इज कमिंग फ्रॉम, छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रीपोजिशन जब भी आता है तो उस केस में क्या होगा कि आपका एक नाउन या प्रोनाउन कंफर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रीपोजिशन लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, प्रीपोजिशन लिख के आप छोड़ नहीं सकते। जैसे मैं लिख दूं कुणाल हैज बाउट अ बैग फॉर, और फिर मैं ना लिखूं कुछ, तो ऐसा नहीं चलेगा। फॉर लिखना पड़ेगा, फॉर प्रिया, फॉर नेहा, फॉर संध्या, किसके लिए आपने वो लिया है, तो वो आपको यहाँ पे मतलब प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो उसके बाद क्या होगा? एक नॉन या प्रोनाउन कंफर्म आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, उसी नॉन या प्रोनाउन को, उस प्रीपोजिशन का हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उस प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ना रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस अमन हैज बाउट अ बैग। जैसे फोर क्या है? फोर आपका एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो फोर के बाद जो संध्या आ रहा है, संध्या क्या होगा? इस प्रीपोजिशन का, इसके बाद एक नाउन प्रोनाउन आना जरूरी है। मतलब फोर के बाद जो संध्या है, इसके बाद क्या है? एक नाउन आ रहा है। तो ये संध्या होगा, इसे क्या कहेंगे? इसी को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में इसको पीओ लिख रहा हूं, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए यहां भी फोर है, फोर आपका प्रीपोजिशन है। मी क्या होगा? मी आपका एक प्रोनाउन है, तो फोर के बाद आ रहा है तो क्या होगा? ये मी एक प्रोनाउन है, इसे क्या कहेंगे हम? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फ्रॉम क्या है? आपका यहाँ प्रीपोजिशन है। दिल्ली क्या होगा? दिल्ली किसी चीज का नाम है, नाउन है ना? तो क्या हो जाएगा? दिल्ली क्या हो जाएगा आपका? इस प्रीपोजिशन फ्रॉम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से देखिए बाय, बाय भी क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होता है। सुनील क्या हो जाएगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये छोटे मोटे बेसिक टर्म्स थे जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब अगर इन्हीं बेसिक का आपको पता हो तो फिर आगे आपको काफी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि इन सब चीजों को जब सीखे उन पर अप्लाई करते हैं कि हमें ये चीज क्लियर है या नहीं है। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ आपका अजय इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय बस। तो आपका यहाँ पे इज कमिंग वर्ब है। सेकंड सेंटेंस आपका एडम इज प्लेइंग क्रिकेट, एडम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यहाँ पे आपका इज प्लेइंग आपका वर्ब है। आप मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई इन दोनों में एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है? तो पैसिव का कंस्ट्रक्शन क्या है? बी की फॉर्म प्लस V3। दोनों जगह पे बी की फॉर्म है और दोनों जगह V3 नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या है? V4 है। तो बी की फॉर्म प्लस V3 तो नहीं है, बी की फॉर्म तो है लेकिन V3
नहीं है, मतलब ये दोनों पैसिव नहीं है, दोनों क्या है, एक्टिव। ठीक है, अजय इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, एडम है। एडम इज कमिंग, एडम आ रहा है। क्या आ रहा है, किसे आ रहा है, ऐसा कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसा कुछ है क्या इसके बाद लिखा हुआ कोई वर्ड? ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट होगा ना तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस वर्ब के बाद ही होगा। ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं जहां तहां आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बाद आता है। ठीक है, तो अजय इज कमिंग, तो फ्रॉम क्या आता है, फ्रॉम तो आपका प्रीपोजिशन है, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, आप ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाय क्या है आपका, बाय आपका प्रीपोजिशन है, तो बस क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अजय इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय बस, अजय दिल्ली से बस के द्वारा आ रहा है। तो इसमें दो दो प्रीपोजिशन है, तो आपको दो प्रीपोजिशन लगा है तो दो दो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग अलग सबको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दो क्यों लगा दिए सर, आप जितने चाहे 1000 लगाना 1000 लगा दो, लेकिन सबका आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अजय इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय बस एट 5 o'clock लिख दो, एट आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, 5 o'clock आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विथ हिज फैमिली लिख दो, विथ आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, हिज फैमिली उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एडम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, एडम इज प्लेइंग, एडम खेल रहा है, पूछिए क्या खेल रहा है, तो एडम क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या का रिप्लाई है, तो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट हमेशा मिलेगा तो वर्ब के बगल में मिलेगा। ठीक है, इन क्या है आपका, इन आपका प्रीपोजिशन है, फील्ड क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक है, आप इस चीज को समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे एक्टिव वॉइस पहचानेंगे, कैसे पैसिव वॉइस पहचानेंगे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इन सब चीजों को आप जब समझ लेते हैं ना, तो जब बड़े बड़े सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कोई चीज कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये तरीका है। तो इन बेसिक से ही आपका ग्रामर सही होगा। आपका बेसिक सही नहीं है तो आप ग्रामर के कितनों रूल रट्टा कर लो, आपका कभी भी ग्रामर सही हो नहीं जा रहा। आप हर चीज के पीछे का रीजन खोजो कि ये आया तो क्यों आया, ठीक है, इसके पीछे ये क्यों नहीं आया। ठीक है, बहुत सब बात, जैसे मैंने बताया था प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन है, तो नॉन प्रोनाउन ही हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। एडजेक्टिव आएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं अजय इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के जगह मैं लिख दूं गुड, चलेगा, गुड, गुड एक एडजेक्टिव है। ये ग्रामर का मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नॉन या प्रोनाउन आएगा, गुड एक एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो हम आगे देखेंगे इन बेसिक से होकर ही जाएगा। तो आप इन बेसिक को देखिए, आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए और इसको भी सही से देखिए और इसको रिवाइज कीजिए। आपको एक बार समझ में नहीं आया, आप फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, दोबारा देखिए, इसको 3 बार देखिए और एक एक चीज को, पॉइंट को क्लियर कीजिए। ठीक है, आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद पड़ता है तो उसको लाइक कीजिए। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।